नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एक नया म्यूचुअल फंड लेके आया है, एक न्यू फंड ऑफर लेके आया है जो कि एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर पे बेस्ड है। काफ़ी कह लो गुमनाम सा इन्वेस्टमेंट फैक्टर है। मुझे लगता है लोगों में जनरली मैं किसी भी अगर ग्रुप से जुड़ा हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पे इन चीज़ों की बातें नहीं होती हैं। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पहले बनाई थी। एक कोशिश थी मेरी कि एक रिटेल इन्वेस्टर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग को समझे, मैथमेटिकल मॉडलिंग को समझे, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं उनको समझे, एक हेज फंड या म्यूचुअल फंड हाउस किन चीजों के बेसिस पर अपनी कैलकुलेशंस को करता है, उन चीजों को समझे। तो मैंने क्वालिटी, वैल्यू, अल्फा, मोमेंटम, लो वॉलिटिलिटी ब्रीफली इनको कवर किया था, इनके रिटर्न्स के बारे में आपको बताया था। दोस्तों, उस वीडियो की एक और मतलब सॉरी इस सीरीज की एक वीडियो और थी जो कि थी यूटीआई एएमसी का मोमेंटम फंड। और इसको मैंने एक अपना पर्सपेक्टिव, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से मोमेंटम की कैलकुलेशंस होती है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे बताने की इस वीडियो में कोशिश की थी। आज की वीडियो में हम लो वॉलिटिलिटी को जानेंगे। सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि लो वॉलिटिलिटी उतना टफ नहीं है समझना जितना टफ मोमेंटम को समझना था। तो लो वॉलिटिलिटी को बहुत सिंपल भाषा में समझाया जा सकता है। अगर मैं आपको सबसे पहले तो इस फंड को दिखाता हूं, तो अगर आप जरूरा कॉइन के अंदर जाएंगे, अगर आप ओपन एनएफओस के अंदर जाएंगे, मतलब आपको कुछ नहीं करना, अपने नाम पे क्लिक भी नहीं करना है, बस ऊपर कर्सर रखोगे, आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, इसमें से एनएफओ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, ओपन एनएफओस पे देखेंगे तो आपको एक फंड दिखेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलिटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो बहुत से टर्म्स हैं, बहुत बड़ा नाम है इसका, बट फिर से डरने की जरूरत नहीं है। कवर करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ईटीएफ क्यों रखा है अपने नाम के अंदर, क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे बेस्ड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन सा है? वो है आईसीआईसीआई लो वॉल। अगेन ये भी आईसीआईसीआई का ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बट अब इसके ये म्यूचुअल फंड के साथ आए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कोई डिफरेंस वैसे नहीं होगा। जो रिटर्न्स इसने एक्सचेंज ईटीएफ में दिए हैं वही रिटर्न्स इसने म्यूचुअल फंड में भी देने हैं। बट एक चीज डिफरेंस जरूर होगा, जैसे जिस टाइप की विक्स आप देख रहे हो, इस टाइप की विक्स फंड की एनएवी के अंदर नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी पैसिव इन्वेस्टिंग स्पेस काफी डाउन है, काफी पीछे है। बट धीरे धीरे ये लोग कैच कर रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी फंड हाउसेज हैं, जैसे एक मोमेंटम फंड अभी रिसेंटली आया, लो वॉलिटिलिटी का फंड आ रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे ये सारे के सारे फंड हाउसेस कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो अभी पैसिव इन्वेस्टिंग स्पेस में, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि डेवलप्ड मार्केट से काफी पीछे है, लगभग 10 15 20 साल पीछे है। मुझे लगता है 20 साल एक अजम्पशन, एक फेयर अजम्पशन होगा कि हम 20 साल पीछे हैं। हमें अगर उनसे कैचअप करना है तो जितने भी इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स हैं उन सभी पे एक ईटीएफ और एक म्यूचुअल फंड आना जरूरी है। और सिर्फ एक से काम नहीं बनेगा। मुझे लगता है जितने भी फंड हाउसेज हैं, जैसे यूटीआई ने शुरुआत की है, आईसीआईसीआई ने किया है, एसबीआई ने क्वालिटी का लाया है एक फंड, कोटेक ने वैल्यू का फंड लाया है, सॉरी ईटीएफ लाया है, फंड कोई भी नहीं है। और फंड हमारे पास सिर्फ यही दो हैं, मोमेंटम और लो वॉलिटिलिटी पे। इसके अलावा किसी भी फैक्टर पे कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। तो इनको आना चढ़ेगा, इन बड़े फंड हाउसेस को आगे आना चाहिए। और इंडिया की ये जो पैसिव इन्वेस्टमेंट की मार्केट है इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो अभी ये लोग जो आना शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं इनका भी एक आउटलुक है कि जो आने वाले टाइम में, जो आने वाले टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो काफी नॉलेज उनके पास हो जाएगी। जिस तरीके से यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स ग्रो कर रहे हैं अभी, और मेरा भी कर रहा है, और उनमें से उन्हीं की सूची में, ठीक है। तो काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स ऐसे फंड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो बजाय पैसिव इन्वेस्टिंग में इंडेक्स फंड्स पे जाने की, बजाय निफ्टी 50 या फिर जूनियर 20 जो है यानी निफ्टी इंडेक्स 50 के ईटीएफ्स को लेने की, लोग डिमांड करेंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट फैक्टर के फंड्स की। और इसीलिए अगर ये लोग आए हैं इस कड़ी में आगे, तो बहुत सही टाइम पे मुझे लगता है इन लोगों ने कदम उठाया। हालांकि हो सकता है ये अपने टाइम के हिसाब से थोड़े से अर्ली हो। अगर बाकी फंड हाउसेस भी यहाँ पे आ जाते हैं तो एक बूस्ट मिलेगा इस पैसिव इन्वेस्टिंग स्पेस को। लेकिन अब बात करते हैं लो वॉलिटिलिटी की, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। तो ये ईटीएफ इसलिए है क्योंकि ये आईसीआईसीआई लो वॉल पे बेस्ड है। अगर मैं इसके जाता हूँ फंडामेंटल्स पे, तो मुझे दिखेगा कि पास्ट 1 ईयर के रिटर्न इसके 47.54% थे, जो कि निफ्टी से तो कम है। बट एक चीज यहाँ पे बताना जरूरी है कि ये सिर्फ पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स है। तो कभी कभी ट्रेलिंग रिटर्न्स या रोलिंग रिटर्न्स किसी चीज के कम होते हैं। बट मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस चैनल पे इस फंड को कवर कर रहा हूं तो इसी वजह से कर रहा हूं कि इसने हिस्टोरिकली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। इसीलिए इस फंड को कवर कर रहा हूं, नहीं तो मैं बिल्कुल ही कवर ना करता। तो अब मैं सबसे पहले तो आपको अपनी पीपीटी पे ले चलता हूं वापस, और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लो वॉलिटिलिटी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं लो वॉलिटिलिटी की, तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है। अगेन, व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट फैक्टर?
एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर जनरली जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि एक ऐसी चीज होती है जिसपे बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स और बहुत सी चीजें, मतलब बहुत सी रिसर्च की हो लोगों ने। और जहां पे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ हु आर PhDs इन स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांट्स। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं उन्होंने रिसर्च कर रखी है कि ये फैक्टर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर, डेवलप्ड मार्केट्स के ऊपर इस फैक्टर ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो इन चीजों की लोगों ने रिसर्च कर रखी है। ये होता है एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर। अब लो वॉलिटिलिटी क्या है? लो वॉलिटिलिटी, अब वॉलिटिलिटी तो आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हमारे पास दो चार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, ये वाला सॉरी ये वाला जो चार्ट है, ये वाला है एक डेप्थ फंड या फिर किसी आर्बिट्राज फंड का। और जो दूसरा साइड पे जो चार्ट है हमारे पास, लेट सपोज वो है किसी भी म्यूचुअल फंड का, एक नॉर्मल से म्यूचुअल फंड का जो कि लार्ज कैप फंड हो, लेट सपोज। तो अगर आप पहले चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास एक वॉलिटिलिटी बहुत कम है इस फंड की। वॉलिटिलिटी इन द सेंस क्या हुआ कि एक एसेट अपना जो भी हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी देख रहे हैं, जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी देख रहे हैं, उससे कितना अप या कितना डाउन जा सकता है। मतलब जब आप कोरिलेशन या रिग्रेशन लगाते हो तो उस हिसाब से आप जो भी एस्टिमेट कर रहे हो उससे कितना अप या कितना डाउन जा सकता है। तो ये आप देख रहे हो कि सीधी रेखा में तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सीधी रेखा में ऊपर जा रहा है, यानी कोई भी एस्टिमेशन लगा सकता है कि आने वाले टाइम में किस वैल्यू तक जाएगा। इसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो दूसरे फंड ने क्या किया है, वो अप भी गया है डाउन भी गया है। तो एक स्विंग यहाँ पे इसकी हो गई, फिर अप गया है फिर डाउन गया है, फिर अप गया है फिर डाउन गया है। तो इसकी यहाँ पे स्विंग्स हो रही हैं। तो कुल मिला के क्या है कि इसमें वॉलिटिलिटी आ रही है दोनों साइड में, मतलब ये नीचे ऊपर तो बड़ी मूव्स दिखा रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले की कंपैरिजन में, मतलब पहले जो पहला वाला जो फंड है उसमें नीचे के साइड में, डाउन साइड में मूव्स ऐसी नहीं है। तो ये कोई लिक्विड फंड, कोई डेप्थ फंड ऐसा कुछ हो सकता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे एक लो वॉलेटाइल एसेट क्लास या फिर एक लो वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरा है वो होगा एक हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास। तो अब एक यहाँ पे परसेप्शन है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से एंड करना चाहता हूँ लोगों के बीच में। परसेप्शन एक ये है कि जहां जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों परसेप्शन है, क्यों ऐसा लोग समझते हैं, ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो अगर जैसे हम बात करते हैं F&O मार्केट की, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लेवरेज होती है। तो अगर कोई कमाता है तो बहुत ज्यादा ही कमाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे तो इंट्राडे के अंदर सबसे मतलब एफएनओ के कंपैरिजन में थोड़ी कम, बट बाकी हर जगह से ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है और रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो इसको भी हम हाई कंसिडर कर सकते हैं। जो स्विंग है वो कंपैरेटिवली इसको लाइक मीडियम कह सकते हैं। तो अगर हम एफएनओ को हायर कह रहे हैं, इंट्राडे को हाई कह रहे हैं, स्विंग को कंपैरेटिवली मीडियम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉलिटिलिटी और इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, मतलब कितने प्रॉफिट्स आप कमा रहे हैं उनके टर्म्स में हम स्विंग को मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि सबसे कम वॉलिटिलिटी यहाँ पे होती है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, और एक एफएनओ ट्रेडर के पोर्टफोलियो में एफएनओ वाला ज्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो होगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में वॉलिटिलिटी सबसे कम रहेगी और उसी के साथ रिटर्न्स भी जो है वो कंपैरेटिवली कम रहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ऐसा एक परसेप्शन है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब जैसे जो आपका लो वॉलेटाइल एसेट क्लास है जो कि हमारा था डेप्ट फंड या लिक्विड फंड, तो इनमें हमारी रिस्क हमेशा कम रही है, रिस्क हमेशा कम रही है, इसलिए रिवॉर्ड भी कम रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। और जो हमारा हाई वॉलेटाइल एसेट क्लास है, इसमें क्या है कि हमारा रिस्क क्योंकि ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देखा गया है, राइट। ये लोगों का परसेप्शन है। बट एक्चुअली जब कुछ रिसर्चर्स आए, कुछ क्वांट्स आए, कुछ मैथमेटिशियंस आए, तो इन्होंने जो ये परसेप्शन था उसको एकदम खत्म कर डाला लोगों के बीच। उन्होंने ये प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि एक्चुअली में जो स्टॉक्स होते हैं, जब हम बात करते हैं लार्ज कैप की या इंडेक्स के स्टॉक्स की, तो जिन स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है, जनरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बेटर परफॉर्म करते हैं बजाय उन स्टॉक्स के जिनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो ये उनका इन्वेस्टमेंट फैक्टर था जिसका नाम था लो वॉलेटिलिटी। इस फैक्टर को क्लासिफाई उन्होंने किया लॉग नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस रिटर्न्स के माध्यम से, यानी कुल मिला के प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम पिछली वीडियो में, मोमेंटम वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो फिर से नहीं बोलूंगा उन चीजों को। बट इसका एक फॉर्मूला होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, आप देख सकते हो मतलब कि कितना डेविएशन हो रहा है। लाइक अगर मान लो कि हमारे पास एक डेटा सेट है, राइट,
अगर हमारे पास एक डेटा सेट है और उसका कोई मीन वैल्यू है, तो कोई भी इंडिविजुअल डेटा, लाइक लेट्स से हम इस पे बनाते हैं, अगर इस चार्ट पे बनाते हैं तो इस चार्ट का एक मीन वैल्यू होगा, एक सिंपल मूविंग एवरेज होगा। अगर लेट्स से कि ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है, लेट्स से ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है ये लाइन, तो इसका कोई भी पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है ये हमें डेविएशन बताता है कि ज्यादा दूर है या कम दूर है। अगर डेविएशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे हमारा जो वॉलिटिलिटी है वो ज्यादा है उस एसेट क्लास की। अगर डेविएशन कम होगा तो इसका मतलब है कि वॉलिटिलिटी कम होगी। यानी अगर जैसे इसमें देखूंगा तो इसमें मूविंग एवरेज ऐसी मतलब इसी के ऊपर ही बन जाएगी, लगभग इसी के ऊपर ऐसी बन जाएगी, तो इसमें हमारे डेविएशंस या सम ऑफ डेविएशंस काफी कम आएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको ये समझ आ गया कि लो वॉलिटिलिटी क्या होता है। अब इसमें जनरली निफ्टी का जो मतलब इंडेक्स है, निफ्टी 100 लो वॉलिटिलिटी 30, वो इसका बेंचमार्क है। यानी वो निफ्टी 100 पे देखेगा कि कौन से 30 स्टॉक्स ऐसे हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ, निफ्टी 100 इसका जो बेंचमार्क है मैं लिख देता हूँ, निफ्टी 100 लो वॉलिटिलिटी 30। यानी निफ्टी 100 इसका पूरा यूनिवर्स होगा। निफ्टी 100 मतलब 100 स्टॉक्स के यूनिवर्स में ये देखेगा कि कौन से लीस्ट वॉलेटाइल 30 स्टॉक्स हैं। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूं तो इंडियन इंडसइंड बैंक और आइबुल हाउसिंग फाइनेंस ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, जबकि आईटीसी सबसे कम वॉलेटाइल है, राइट। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बस, ये ऐसे मतलब इससे नहीं समझना कि आईटीसी परफॉर्मर भी अच्छा नहीं है तो मतलब लो वॉलिटिलिटी के परफॉर्मर्स अच्छे नहीं होते। अगर आपको पता हो तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस और इंडसइंड बैंक आर द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स ऑफ 2020। if not the biggest, they are one of the biggest. ओके तो अब अगेन कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। बात करते हैं कि इंडेक्स फॉर्म कैसे हुआ है। अगेन कुछ एलिजिबल यूनिवर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, राइट। ये कुछ इनके बस टर्म्स हैं, आप पढ़ सकते हो चाहो तो, मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। बट बेसिकली क्या होगा, इन्होंने कहा है कि जितने भी निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं उनको हम देखेंगे और जिनकी प्राइसिंग हिस्ट्री लास्ट 1 ईयर की होगी, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का डेटा इनको चाहिए। लास्ट 1 ईयर पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसी भी स्टॉक के ऊपर की। तो अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स हमारी रैंकिंग के अंदर आते हैं, अगर हम एक रैंक बनाए, मतलब एक पूरी एक्सेल शीट, एक फाइनेंशियल मॉडल बनाए और उसके अंदर सारे स्टॉक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन को नोट करें और फिर सॉर्ट करें उस शीट को और फिर देखें कौन से टॉप 30 आ रहे हैं, उनको यहाँ पे ये इंक्लूड करेंगे इस इंडेक्स के अंदर। और इसी के साथ इस इंडेक्स को ये हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिव्यू करने वाले हैं और रिव्यू के टाइम पे फिर इन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर इंडेक्स का कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक है लेट्स सपोज और वो टॉप 60 के अंदर आ रहा है तो फिर उसको रखा जाएगा, राइट। ये क्यों किया है, ये ताकि टर्नओवर कम रहे इंडेक्स का, मतलब बहुत ज्यादा चर्निंग होगी तो बहुत ज्यादा क्या होगा कि वो जनरेट होगा ब्रोकरेज एंड कमीशन एंड टैक्सेस, टैक्स लाइबिलिटीज उस फंड पे ज्यादा आ जाएंगी। तो इसलिए किया है कि अगर मान लो इंडेक्स का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टॉप 60 से बाहर नहीं होता है जब तक, उसको नहीं निकालेंगे। और उसी के साथ लोएस्ट जो रैंक्स हैं उनको उनको मतलब जिनकी वॉलिटिलिटी सबसे कम है उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को बाहर निकाला गया है। मतलब लेट सपोज अगर कोई स्टॉक है रिलायंस, वो लो वॉलिटिलिटी इंडेक्स के अंदर चला गया तो अब वो बाहर तभी निकलेगा जब वो टॉप 60 में नहीं रहेगा। और ऐसे ही हर क्वार्टर क्वार्टर वो रिव्यू करते जाएंगे। मान लो किसी एक क्वार्टर में कोई 3 स्टॉक्स थे जो कि टॉप 60 में नहीं रहे, वो 3 स्टॉक्स बाहर आ गए, तो उसके बाद जो 3 और बेस्ट स्टॉक्स होंगे वो इंडेक्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स के बाहर आने की कंडीशन यही है कि कौन सा स्टॉक टॉप 60 में नहीं है, ये ध्यान जरूर देना है। तो हर समय ये ऐसा नहीं है कि टॉप 30 के अंदर ये रहेंगे, बट कुछ ऐसी चीजें इन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स अपने लिए फिक्स किया। बात सबसे बड़ी मेन बात आती है, व्हाट आर द रिटर्न्स। तो रिटर्न्स हालांकि मैंने पहले भी कंपेयर किए थे, फिर देख लेता हूं। सिर्फ लो वॉलिटिलिटी की बात करेंगे। अगर बात करें लास्ट जो हमारे पास डेटा है 16 ईयर्स की ये बात है सिर्फ, तो इन 16 ईयर्स के अंदर 11 ईयर्स ऐसे रहे हैं जब इसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। इनमें से सिर्फ 1 साल ऐसा रहा है जब इसकी रैंक बेस्ट आई है और सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं जब इसकी रैंक वर्स्ट आई है। तो लो वॉलिटिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कभी भी आउट परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन वो विन क्यों करता है, क्योंकि वो कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करता है। मतलब उसने क्या किया है, 16 में से 11 बार उसने निफ्टी 50 को एक तरीके से आउट परफॉर्म किया है, राइट। बट वो हमेशा मतलब वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहा है, इस पूरे ग्रुप का सबसे बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहा है, लेकिन सबसे वर्स्ट परफॉर्मर भी सिर्फ 2 बार रहा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मर सिर्फ 1 बार रहा है, राइट। इन चीजों को समझना है। तो अब बात करते हैं रुपीज 100
इन्वेस्टेड ऑन April 1 2005, तो इसकी ग्रोथ क्या है? अगर आप CAGR देखोगे तो लो वॉलिटिलिटी का है 17.4, जबकि निफ्टी 50 का जो है वो है 13.07। तो ऐसे तो डिफरेंस लग रहा है 4% का, बट ये CAGR है, कंपाउंड होता जाएगा। तो डिफरेंस क्या है कि अगर आपने 100 रुपए, मान लो किसी ने 1 अप्रैल 2005 को 100 रुपए लगाए होते निफ्टी 50 के पैसिव फंड पे, तो उसके 100 रुपए हो जाते 6,712, जबकि लो वॉलिटिलिटी के अंदर वो हो जाते 12,022। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 100 रुपए की हम बात कर रहे हैं, इसके आगे एक जीरो लगा दो और एक और जीरो लगा दो, फिर आप देखोगे डिफरेंस कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये 4% का डिफरेंस नहीं है, ये एक्चुअली में ये तो मुझे 6 का 12 दिख रहा है डिफरेंस जो है। तो अगेन इट्स अ बिग डिफरेंस। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करेंगे तो लो वॉलिटिलिटी जो फैक्टर है, लास्ट 10 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हुई है। तो ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि 2006 से 10 इसकी जो मेजर आउट परफॉर्मेंस है वो 2006 से 10 के बीच में आई है, जबकि इसने 21% का CAGR दिया था। और उसके बाद 11 से 15 और 2016 से अक्टूबर 2020 तक इसकी जो CAGR है वो 13 या 10% रही है। लेकिन इसी के कंपैरेटिव अगर आप निफ्टी 50 की बात करते हो, निफ्टी 50 की CAGR 6.5 और 9.33 रही है। यानी कुल मिला के लो वॉलिटिलिटी ने, अगर इन 5 सालों के गैप्स पे हम बात करें, तो हर 5 ईयर के पीरियड में लो वॉलिटिलिटी ने निफ्टी 50 को जरूर आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर CAGR थोड़ी सी कम गई है तो इसका बस रीजन ये रहा है कि निफ्टी 50 की ही परफॉर्मेंस नहीं रही है, यानी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों एक ग्राफ है अप्रैल 2005, क्योंकि अप्रैल 2005 बेस डेट है बहुत से इंडेक्सेस के लिए, इसीलिए उस डेट को लिया गया है। तो अप्रैल 2005 से अभी तक का ग्राफ है ये। अगेन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये ईयर वाइज हमारी साइक्लिक मतलब साइकिल दिखाती है कि किस तरीके से लो वॉलिटिलिटी का इंडेक्स 2005 से लेकर 16 तक चला है, किस तरीके से। अगेन कुछ ड्रॉडाउन पीरियड जरूर आए हैं। 2008 जब निफ्टी -51% हो गया था, उस टाइम लो वॉलिटिलिटी से 44% माइनस हुआ था। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये कम हार हार के जीतता है, राइट। इसका कोई बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं है। जैसे अगर आप 2005 में देखते हो तो 2005 के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मर है वो यही रहा है, लो वॉलिटिलिटी का पोर्टफोलियो। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली ईयर जब ये बेस्ट परफॉर्मर रहा है, क्योंकि 2006 के अंदर बेस्ट परफॉर्मर अगेन आ गया है निफ्टी 50 खुद। तो निफ्टी 50 इससे अच्छा परफॉर्म किया है 2006 में। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो पूरे को। बट कुल मिला के कुछ ईयर्स ऐसे रहे हैं जब इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि 2007 जो कि काफी, सॉरी 2009 जब मार्केट इमर्ज की थी, अपने बॉटम से इमर्ज मार्केट की थी, अप ट्रेंड हुआ था मार्केट के अंदर। उस टाइम पे इसने 82% का, इसका सबसे हिस्टोरिकली हाई जो इसका रिटर्न रहा है किसी भी एक साल में, वो है 82% का। बट उस टाइम एक वैल्यू पोर्टफोलियो ने इसको लगभग डबल तरीके से आउट परफॉर्म किया था। लगभग 2x आउट परफॉर्मेंस थी एक वैल्यू पोर्टफोलियो की। तो आप कंपेयर कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। हाँ, पास्ट ईयर्स में जनरली, पास्ट ईयर्स में जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इसका पास्ट डिकेड के अंदर रिटर्न थोड़ा कम रहा है। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। बट ओवरऑल इसने एक मॉडरेटली कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, जो कि आपको कलर से दिख रहा है, राइट, ईयर वाइज। अब कुछ डेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, पी की बात कर लेते हैं। देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वैल्यूएशन पे थोड़ा सा हाई है, 24.45। जनरली 20 के नीचे थोड़ा ठीक रहता। 24.45 हल्का सा हाई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक मौका जरूर है। अगर इस फंड को आपको ये फैक्टर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट जरूर करना चाहिए, बट बहुत इसमें ज्यादा अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए गिरावट का, राइट। या फिर जो पी है वो सही हो जाए, कुछ टाइम करेक्शन आ जाए या प्राइस करेक्शन आ जाए। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, इंसेप्शन ईयर से 18.23 की स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोरिलेशन की बात करें, निफ्टी से 94% का कोरिलेशन है। ओके, बढ़िया। निफ्टी से 94% का कोरिलेशन। ऑल्टरनेटिव्स की मैं बात जरूर करना चाहूंगा दोस्तों। लो वॉलिटिलिटी फैक्टर पे अगर आप बात करते हो, आपके पास यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है आपके पास आईसीआईसीआई लो, एक सेकेंड, आईसीआईसीआई लो वॉल 30, और दूसरा फैक्टर है आपके पास आईसीआईसीआई अल्फा लो वॉल। मैं वाईफाई कनेक्ट करके जस्ट इसको रिज्यूम करता हूँ। ओके, वी आर बैक। तो आई होप ये चल जाएगा अभी, क्योंकि मैं आपको दोनों जो ईटीएफ्स हैं वो दोनों दिखाना जरूर चाहूंगा। ओके, सो आईसीआईसीआई लो वॉल एंड आईसीआईसीआई अल्फा लो वॉलिटिलिटी। सो अल्फा लो वॉलिटिलिटी वाला जो फैक्टर है वो ये है। अगेन फंडामेंटल्स में हम जाके देखेंगे, लिक्विडिटी इज वेरी लो, पास्ट 1 ईयर रिटर्न दे डोंट नो, बिकॉज अभी ये जस्ट लॉन्च हुआ है अगस्त 2020 में।
सो अगेन दिस इज समथिंग यू हैव टू कंसिडर। अब ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मतलब क्या, जैसे मैंने मल्टीपल फैक्टर्स की बात की थी, तो इसके अंदर क्या हुआ कि अल्फा फैक्टर को कंबाइन कर दिया लो वॉलिटिलिटी से। तो अब जैसे इसके अंदर जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। ओके, अगेन इस पे बात करने से पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि ऑल्टरनेटिव जो आपके पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उनके कंपैरिजन में आपको म्यूचुअल फंड प्रेफर करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मैं म्यूचुअल फंड प्रेफर करूंगा। उसका रीजन ये है कि जिस टाइप की विक्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये मंथली का चार्ट है, और जिस टाइप से मुझे हाइज और लोज इसमें बनते हुए देख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे एक फेयर वैल्यूएशन पे या एक फेयर प्राइस पे ये ईटीएफ्स मिलेंगे, जस्ट बिकॉज द लिक्विडिटी इतनी लो है कि बहुत बार इंडेक्स में बड़ी मूवमेंट्स आ जाती हैं जो कि ईटीएफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ट्रैकिंग एरर्स एंड ऑल। तो इस मैं नहीं चाहता कि जब मैं पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सोचना पड़े। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अपना जो एसआईपी है या किसी तरीके से अगर पैसा मैं डाल रहा हूँ उस फंड के अंदर, तो मुझे, मैं बस पैसा डाल रहा हूँ, जो फंड हाउस है वो फिर इन सब चीज़ों को अपनी एनएवी के अंदर वो मैनेज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा म्यूचुअल फंड का रास्ता। इस फंड के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हर फंड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन अगर हम करते हैं अल्फा लो वॉलिटिलिटी का और लो वॉलिटिलिटी का, आप क्लियरली इस चार्ट के अंदर देख सकते हो। मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो इस चार्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो जो सबसे ऊपर की लाइन है वो है अल्फा लो वॉलिटिलिटी की। अल्फा लो वॉलिटिलिटी अगेन काफी ज्यादा ऊपर है, ये लगभग 10,000 का लेवल टच कर रहा है। जबकि उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की, या फिर निफ्टी, ये निफ्टी 100, निफ्टी 200, इन सब की अगर हम बात करेंगे तो ये काफी नीचे हैं। ठीक है, ये काफी नीचे हैं। इन्होंने लगभग, जैसे कि हमने पिछले चार्ट पे भी देखा, तो इस चार्ट पे लगभग 4, 4.5, 5,000 के लेवल को ही टच कर रहे हैं। तो अगेन अल्फा लो वॉलिटिलिटी इज लाइक, अगर आप सीएजीआर, जैसे हमने यहाँ पे एक सीएजीआर देखा था, सॉरी पीछे चलते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एक सीएजीआर देखा था लो वॉलिटिलिटी का, ये 17.4 था, निफ्टी का 13.07 था। अल्फा लो वॉलिटिलिटी का जो फैक्टर है, लाइक दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके उसका सीएजीआर लगभग 20% के आसपास आ जाता है, 20.4 समथिंग। अगेन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, बट फिर भी इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो मल्टी फैक्टर्स के अंदर जब हम बात करते हैं क्वालिटी, यहाँ पे देखो बहुत जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन बना के इसके अंदर देखा गया है। अप्रैल 2005 से अगर हम बात करें तो 20.33%, सॉरी 20.4 नहीं, 20.33% जो कि हाईएस्ट है वो है अल्फा लो वॉलिटिलिटी का। बट अगेन पास्ट 10 ईयर्स की जब आप बात करोगे तो पास्ट 10 ईयर्स के अंदर इट इज जस्ट 15.81%। अगेन द बेस्ट है, मतलब बाकी सब में बेस्ट है ये, और लगभग मुझे लगता है कि हर ही पीरियड के अंदर 7 ईयर्स में भी ये बेस्ट रहा है, उसी के साथ इस पीरियड में भी ये बेस्ट रहा है। लगभग हर पीरियड के अंदर कंसिस्टेंटली अल्फा लो वॉलिटिलिटी ने बीट किया है बाकी जितने भी टाइप के फैक्टर्स हैं उनको। तो माना जा सकता है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी कि आगे भी इसका फैक्टर जो है वो अच्छा चलेगा। ध्यान रखना है कि अल्फा लो वॉलिटिलिटी का कोई फंड नहीं है, लेकिन एक ईटीएफ जरूर है। तो ये जो ईटीएफ है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, अल्फा और लो वॉलिटिलिटी को कंबाइन करके। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। अब अगर सेक्टोरल एलोकेशन की बात की जाए, कंज्यूमर गुड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में काफी ज्यादा ये फंड है। मुझे लगता है अगर कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 44% इस फंड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन दो सेक्टर्स के में है। तो अगेन पोर्टफोलियो एलोकेशन के टर्म्स में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकता, बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर तीन सेक्टर्स को हम कंबाइन करें, आईटी, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स, तो इन तीन सेक्टर्स ने ही 40% से ऊपर घेर रखा है। और कंस्ट्रक्शन और मेटल्स पे बहुत कम फोकस किया गया है। हालांकि मेटल्स जो है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे आर साइक्लिकल्स, एंड इवन द बिग बुल राकेश झुंझुनवाला भी मेटल्स पे काफी बुलिश है, कमोडिटीज पे काफी बुलिश है। तो अब बात करते हैं इस इंडेक्स के, फाइनली बात करते हैं कि लो वॉलिटिलिटी के अंदर कौन से 30 स्टॉक्स हैं। अगेन मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए और अगेन देखिए इनको। तो एसीसी, एशियन पेंट, इसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका नाम ले लेता हूँ। एशियन पेंट अच्छा है, नो डाउट। ब्रिटानिया बहुत अच्छा है, कोलपाल, डाबर, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी अच्छे हैं, इन्फोसिस बहुत बढ़िया है, कोटेक है अच्छा, एलटीबी मुझे लगता है अच्छा है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है। लाइक कंपनी बहुत अच्छी है बट रिटर्न्स के मामले में बाकी जितने हैं उनके कंपैरिजन में लगभग कट टू कट है, थोड़ा सा कम है, बहुत थोड़ा सा मार्जिनली। मैरिको इज गुड, नेस्ले इंडिया, पिडिलाइट अगेन वेरी गुड। टीसीएस मुझे पसंद है, अल्ट्रासेमको मुझे पसंद है। और ये मतलब इसमें कुछ एक अच्छा मिक्सचर है। मुझे अगर इसके मैं 30 स्टॉक्स को देखूं तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा मिक्सचर है।
कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ लगभग मीडियोकर हैं, बट कोई भी इसमें बुरा नहीं है, बुरा इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है। आईटीसी से आप नफरत करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगेन ध्यान रखना है कि सिर्फ एक है, लाइक जस्ट 1 आउट ऑफ 30, तो ये 3-4% होगा पूरे के पूरे फंड के पोर्टफोलियो का। तो ये हमने पूरी बात दोस्तों कर ली निफ्टी के लो वॉलेटिलिटी 30 के बारे में। मोमेंटम की बात हमने 50 मिनट में की थी, लो वॉलेटिलिटी के बारे में मैंने आपको 25 मिनट के अंदर समझाया है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो लो लीस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, देखो अब जनरली हाँ एक थीम पे बात करते हैं कि थीम क्या होनी चाहिए इसकी, मतलब लीस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स, इसका कोई रीजनिंग भी होना चाहिए ना। अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट फैक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कंसिडर कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग क्या है। देखो लो वॉलेटिलिटी जो फैक्टर है उसके पीछे रीजनिंग ये है कि जनरली जो भी बिजनेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत स्टेबल हो जाते हैं, उन बिजनेसेस के अंदर बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स ज्यादातर नहीं आते हैं। तो जब उसका स्टॉक प्राइस, जब आप कह रहे हो एक एसेट का प्राइस है या एक एसेट, देखो स्टॉक प्राइस क्या है, एक स्टॉक प्राइस जनरली एक बिजनेस का मार्केट कैप को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, राइट। तो अगर एक बिजनेस बहुत स्टेबल है, उस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उस बिजनेस की लेट्स से लगभग वो बिजनेस काफी ज्यादा सेटल हो गया है अपनी फील्ड में, कॉम्पिटिटर से उसको कोई डर नहीं है, उसको पता है कि हाँ नहीं मेरे पास एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक मार्केट शेयर है मेरे पास, मतलब मार्केट में लेट सपोज कुछ भी 40% 50% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इस मार्केट के अंदर, कोई भी मार्केट जैसे आईटी की मार्केट, तो आईटी सर्विसेज के अंदर जितनी भी कंपनीज जो डिमांड आती है उसमें से 50% डिमांड मेरी ही कंपनी के पास आती है, ऐसा कुछ एक मार्केट शेयर फिक्स हो गया है। तो उन कंपनीज के अंदर जनरली बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यही फैक्टर है लो वॉलेटिलिटी। ये कहता है कि जो भी ऐसी कंपनीज होती हैं जनरली वो स्टेबल होती हैं, वो लॉन्ग टर्म के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, बजाय ऐसी कंपनीज के जो कि काफी अनस्टेबल हैं, जिनके पास लाइक कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है एक तरीके से अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है, प्रमोटर्स की जो इंटीग्रिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर कह सकते हो कि उसमें थोड़ा बहुत डामाडोल है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ चीजें हैं, राइट, कुछ चीजें हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब लाइक जैसे हम यस बैंक की अगर बात कर ले रिसेंटली, तो अगर यस बैंक की बात करें, इट वाज अ वेरी हाईली वॉलेटाइल स्टॉक, राइट। यस बैंक की बात अगर कर लो, फिर अगर बात करते हो जैसे इसके अंदर जो कंपनीज हैं, इन्फोसिस की अगर आप बात करते हो, तो ये आप ध्यान दोगे कि ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े नाम हैं। आईटीसी नो डाउट उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा नाम तो है, राइट, इस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि एक बड़ा नाम नहीं है। तो ये बड़े नाम है, ऐसी कंपनीज है जो स्टेबल है अपने बिजनेसेस के लिए अंदर, अपने सेगमेंट्स के अंदर। तो इन कंपनीज की बात, ये है लो वॉलिटिलिटी का मेन थीम या मेन रीजन, जिस वजह से लो वॉलिटिलिटी वर्क करता है, राइट। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो बाकी जो दोनों वीडियोस को मैंने बताया है, उन वीडियोस को जरूर चेक करिएगा, आपको वो भी पसंद आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।